जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जाने दोस्तों, आज ठंडक बहुत ज़्यादा है। मैं जहां से क्लास ले रहा हूं यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में आज ठंडक पड़ रही है, तो कह सकते हैं कि ठंडक बहुत लाजवाब पड़ रहा है। और आप सब जानते हैं दोस्तों, हम सब क्या पढ़ रहे हैं इस मौसम में? आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास में दोस्तों, यानी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में, हमने अपने पिछले लेक्चर में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। हमने इसको बताया था ना दोस्तों आपको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सीडीएम, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो यहां तक की चीजों को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। आज हम अपने दोस्तों इस आधुनिक भारत के इतिहास के लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले दोस्तों गांधी इरविन समझौता के बारे में। इसके बाद जो सीडीएम के बाद जो गांधी इरविन समझौता होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि इससे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसके मुख्य प्रावधान क्या थे और किस किस के बीच हुआ था, क्या क्या बातें थी इसमें। तो यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला दोस्तों, तो आप सब बहुत ध्यान से चीजों को नोट डाउन करते चलेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को सुनते चलेंगे। जो दोस्त अभी चैनल से जुड़े होंगे उन सबसे दोस्तों से निवेदन है कि आप मॉडर्न इंडिया की भी प्लेलिस्ट बनी है और इंडियन पॉलिटी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई, तो आप चीज़ों को एक क्रम से देखने की कोशिश करें ताकि आपको चीज़ों को कोरिलेट करने में और इंटरलिंक करने में आसानी रहे। और सब जानते हैं दोस्तों कि इतिहास एक घटनाओं के माध्यम से ही पढ़ा जाता है। इतिहास का एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। तो आप सब भी एक सीक्वेंस में एक चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप सब चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो आज हम सब क्या पढ़ रहे हैं? गांधी इरविन जो समझौता हुआ था दोस्तों, उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। यह कब हुआ था दोस्तों? आप सब जानते हैं कि जो गांधी इरविन समझौता है वह 1931 में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, आप सब देख रहे हैं, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों कब हुआ था? 1931 में हुआ था, यानी 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। इस गांधी इरविन समझौते की अगर आपसे तिथि पूछी जाए तो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है दोस्तों कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह कब हुआ था? 1931 में हुआ था, 5 मार्च को हुआ था। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1931 में 5 मार्च को दोस्तों क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। तो आप सब गलती नहीं करेंगे, इस डेट को तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। और इस समझौते को प्रारंभ कब कर दिया गया था दोस्तों? तो फरवरी 1931 में ही यह समझौता प्रारंभ हो जाता है, यानी लगभग 1-1.5 महीना पहले यह समझौता स्टार्ट होता है, गांधी इरविन समझौता। और इस समझौते पर आधिकारिक मुहर जो लगती है दोस्तों, वह लगती है कब? 5 मार्च 1931 को लगती है। और गांधी इरविन समझौते की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसको प्रारंभ कहां किया गया था? तो आप सब याद रखेंगे, इस समझौते को दिल्ली में ही प्रारंभ किया गया था। इसमें एक मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी, यानी मीडिएटर की भूमिका किसने निभाई थी दोस्तों? तो आप याद रखेंगे, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर, यह दोनों नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं जो गांधी इरविन समझौता होती है दोस्तों, यह सब 5 मार्च 1931 में होती है और लगभग 1-1.5 महीना पहले यानी फरवरी 1931 के आसपास क्या हो जाता है दोस्तों, इसके लिए भूमिका बनना शुरू हो जाता है। यह स्टार्ट कहां होता है? दिल्ली में होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, यह प्रारंभ कहां किया जाता है? दिल्ली में। लेकिन इस समझौते के बीच में एक कुछ लोगों ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। आप जानते हैं ना, गांधी जी और इरविन जी दोनों एक दूसरे से का उतना जमता नहीं था। उतना जानते हैं, अंग्रेज वैसे भी कोई नीति हमारे काम की तो वो बनाते नहीं थे, जो कुछ भी करते थे वो सब अपने लिए करते थे। तो इसलिए क्या हुआ था कि जो समझौता कराना था, उस समझौता, आज भी देखते ना कभी आपस में दो लोगों में लड़ाई हो जाती है, अगर 5 दोस्त हैं तो एक ना एक कोई आके आगे बढ़ेगा कि भैया अरे यार क्यों मारपीट करो, हम सब एक ही तो हैं, समझौता कराते हैं। तो उसी समय मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी दोस्तों? तो तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर। तो यह दोनों नाम आप याद रखेंगे कि गांधी इरविन समझौते के दौरान मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर, यह दोनों नाम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी समझौते के बाद क्या होता है दोस्तों, गांधी जी और इरविन को 2 महात्मा की टाइटल किसने दिया था? तो वह दिया था सरोजनी नायडू ने। यह भी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी और इरविन को 2 महात्माओं की संज्ञा या उपाधि किसने दी थी? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यह उपाधि दी थी सरोजनी नायडू जी ने। तो आप याद रखेंगे, 2 महात्माओं की टाइटल किसको दी गई थी? गांधी और इरविन को दी गई थी। देने वाले कौन थे? सरोजनी नायडू। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह फैक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गांधी इरविन समझौते की भूमिका क्या थी
और कैसे किस लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अब हम देखते हैं दोस्तों इसी समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे, जिससे एग्जाम में आपसे क्या होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बिंदु होते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता रहता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इस गांधी इरविन समझौते के, देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या थे जिससे क्वेश्चन बनता है। तो आप देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा दोस्तों, गांधी जी के नेतृत्व में क्या किया गया, कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने को तैयार हो जाती है। यानी ये जो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि गांधी जी की, यानी जो गांधी जी दोस्तों क्या करते हैं, गांधी जी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन कर देंगे। यानी जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया जा रहा था दोस्तों, उसको हम क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे। तो पहला पॉइंट आप सबसे पहले यही याद रखेंगे, इस समझौते का महत्वपूर्ण बिंदु क्या था कि गांधी जी जो क्या थे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको अभी आपने पढ़ा ना पिछले वीडियो में कि इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी चला रहे थे, उन्होंने गांधी जी इस बात पर सहमत हो गए कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे। और दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है दोस्तों इस गांधी इरविन समझौते के तहत, सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दे दिया गया। यानी इरविन किस बात पे, देखिए गांधी जी तो इस बात पे सहमत हुए, अब इरविन किस बात पे सहमत हुआ है, इरविन ने क्या किया, सभी युद्ध बंदियों को जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, आप याद रखिएगा, जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, मतलब जिन्होंने हिंसात्मक कोई एक्टिविटीज नहीं की थी, उनको रिहा करने का आदेश देता है इरविन। यही दोस्तों इस गांधी इरविन समझौते के एक तरह से आप वीकनेस देखेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों उस समय भगत सिंह को चाहा जाता तो रिलीज करा लिया जाता था, क्योंकि भगत सिंह पे देखिए दोस्तों उस समय क्या था, अंग्रेजों ने हिंसात्मक आरोप लगा रखे थे, और गांधी जी ने समझौते में इस बात पर अगर चाहते तो इस समझौते के लिए गांधी जी मुकर हो जाते, क्योंकि इरविन क्या था, इरविन ने क्या किया, सिर्फ हिंसा का आरोप, आप देखिए जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उन्हीं को रिहा करने का आदेश दिया। लेकिन आप समझते हैं ना उस समय की जो कंडीशन थी, परिस्थितियां थी, कुछ और ही डिमांड कर रही थी। लेकिन आप याद रखेंगे उस समय जो भगत सिंह जी थे, भगत सिंह पे दोस्तों क्या था, अंग्रेजों ने हिंसा का आरोप लगाया था, जबकि उन्होंने कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं की थी। उस समय क्या था आप जानते हैं, जब आप हमें मारेंगे पीटेंगे तो हम तो उसका रिएक्शन करेंगे ही ना, आप हम पे हाथ उठाएंगे तो हम तो मारेंगे ही, तो उनके हिसाब से तो हिंसात्मक गतिविधि थी। तो आप याद रखेंगे इस समझौते में भगत सिंह को छुड़ाने की बात नहीं की गई थी। और कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि सभी युद्ध बंदियों में क्या भगत सिंह भी शामिल थे, नहीं, क्योंकि सभी युद्ध बंदियों को जिस इरविन ने रिलीज करने की बात की थी, उनकी बात की थी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं लगा था, जबकि भगत सिंह के क्या हुआ था दोस्तों, अंग्रेजों ने हिंसा का आरोप लगा रखा था। तो आप इस पॉइंट को आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट है गांधी इरविन समझौते का, वह क्या था, देखिए विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर क्या हुआ दोस्तों, शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार मांगा गया। यानी इस गांधी इरविन समझौते के अगर पूछा जाए आपसे कि तीसरा पॉइंट यानी तीसरी कौन सी बात ऐसी थी जिस पर सहमत हुए, तो इसमें क्या हुआ कि दोस्तों देखिए जो विदेशी कपड़े थे, आप जानते हैं ना उस समय क्या होता था, जो विदेशी कपड़े होते थे और शराब की जो दुकानें थी उनका पर क्या हुआ कि दोस्तों कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने का अधिकार दिया। यानी इरविन ने क्या कहा कि आप धरना तो देंगे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने की बात की गई थी। विदेशी कपड़ों के लेके जो बहिष्कार किया जा रहा था कि हम अपने हाथ से बने हुए कपड़े पहनेंगे, और जो उस समय की जो शराब की दुकानें थी दोस्तों उन पर क्या हुआ कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग धरना दे सकेंगे। तो यह तीसरी पॉइंट बनती है दोस्तों गांधी इरविन समझौता की, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों गांधी इरविन समझौते के तहत जो चौथा पॉइंट है, उस चौथे पॉइंट में कौन सी बातें की जाती है। तो देखिए समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति इरविन ने दे दी। यानी इस गांधी इरविन समझौते में दोस्तों चौथा पॉइंट क्या निकल के आता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो समुद्र के किनारे पर आते हैं जगह, यानी समुद्र तटीय प्रदेश का मतलब होता है दोस्तों ऐसे राज्य, ऐसे जिले, ऐसे गांव जो समुद्र के किनारे बसे हैं जहां पर नमक बनाया जाता था। यानी आप जानते हैं ना दोस्तों उस समय समुद्र किनारे क्या किया जाता था, नमक बनाया जाता था। इस नमक पर क्या करते थे, अंग्रेज कर लेते थे। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अब बताइए नमक पर भी वो क्या करने लगे थे, टैक्स लेने थे। कितने क्रूर हद तक जाते थे अंग्रेज, हर तरह से वो शोषण करना ही जानते थे, वो नमक पर कर लेते थे। तो इसमें यही बात की गई कि बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिल गई। यानी जो समुद्र किनारे रहने वाले प्रदेश, गांव, कस्बे होते थे दोस्तों, वहां पर क्या हुआ कि जितने समुद्र के किनारे, यहां देखिए पूरे भारत की बात नहीं की गई, बात की गई है समुद्र तटीय प्रदेशों में, यानी जो समुद्र किनारे रहने वाले प्रदेश थे उन प्रदेशों में क्या कहा गया दोस्तों कि आप बिना नमक का कर दिए आप नमक बना सकते हैं, यानी नमक का यूज कर सकते हैं। अंग्रेज नमक पर भी टैक्स ले लिया करते थे। बहुत ही समझ जाइए कि वो किस तरह के व्यक्तित्व वाले इंसान
थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस गांधी इरविन समझौते की पांचवी महत्वपूर्ण बात क्या थी, उसको आप देख लीजिए। देखिए इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। आप जानते हैं ना, तीन तरह के गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आप उनको याद रखिएगा। उसको बोला जाता है दोस्तों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो तीन तरह के गोलमेज सम्मेलन हुए थे, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। तो इसमें जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता दोस्तों, जो उसमें पांचवा पॉइंट क्या था कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता, उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है दोस्तों, कांग्रेस भाग लेने के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, यानी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती। कांग्रेस कहती है कि हाँ हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होगा उसमें हम भाग लेंगे, यानी हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है गांधी इरविन समझौते वाला जो फैक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है, तो आप पांचों के पांचों फैक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। आपसे एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैं इसको इरेज कर देता तो आपको बहुत साफ साफ दिखे, क्लियरिटी दिखे। देखिए पांचों फैक्ट में सबसे बड़ी बात दोस्तों आप एक लाइन में क्या याद रखेंगे, सबसे पहले आप याद रखेंगे दोस्तों कि जो सीडीएम था यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए गांधी जी तैयार हो गए। इरविन ने उन लोगों को रिहा करने का आदेश दिया जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था। इस आधार पर क्या हुआ, भगत सिंह को उन्होंने नहीं छोड़ा। तीसरी बात क्या थी दोस्तों गांधी इरविन समझौते की, तीसरी बात यह थी कि दोस्तों शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने का अधिकार दिया गया, कि मतलब आप धरना तो देंगे लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर। और चौथी बात क्या कर दी गई दोस्तों कि जो नमक कर आप लोग नहीं देंगे। इस गांधी इरविन समझौते की जो चौथी बात निकल के आई कि जो समुद्र तट के किनारे जितने भी कस्बे, प्रदेश, गांव, राज्य, जिले पढ़ते हैं वो क्या करेंगे, नमक बनाएंगे और इस नमक का क्या करेंगे, अंग्रेज कर नहीं लेंगे। और पांचवी बात निकल के आती है दोस्तों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, यानी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है इंग्लैंड में, उसमें क्या होता है दोस्तों, कांग्रेस कहती है कि मैं हम भाग लेंगे, यानी हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह दोस्तों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कांग्रेस भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आज सबको बहुत बेहतरीन तरीके से इस गांधी इरविन समझौते के बारे में चीजें समझ में आई होंगी। आप सब जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो हिस्ट्री का लेक्चर है यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, या हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप वनडे के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप टीचिंग से संबंधित टेट, सीटेट, केबीएस की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी पीसीएस की कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी की, सहायक समीक्षा अधिकारी की, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जिस भी एग्जाम में दोस्तों क्या होता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हिस्ट्री से आप जानते हैं ना, हिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा योगदान होता है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास का। तो जिस भी एग्जाम में दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप सब क्या करेंगे दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को नोट डाउन भी करते रहेंगे और क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे और अपने दोस्तों में दोस्तों इसको क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो आपको उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको गांधी इरविन समझौते के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कुछ और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों उसको भी हम देख लेते हैं कि और क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट रह जाता है जिससे आपसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और दिए गए हैं उनकी अब हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इरविन के जीवनी कार एलन कैंपबेल जॉनसन के अनुसार गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ क्या थे, सांत्वना पुरस्कार। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह स्टेटमेंट आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आप याद रखिएगा ये एलन कैंपबेल जॉनसन कौन था। एलन कैंपबेल जॉनसन कौन था दोस्तों, यह भी एक ब्रिटिश था यानी एक अंग्रेजी था। यह क्या था, इरविन का जीवनीकार था। यानी इरविन की जीवनी कौन लिखा था, इसी एलन कैंपबेल जॉनसन ने लिखा था। तो जब यह इरविन की जीवनी लिख रहा था दोस्तों, तो इसमें इसने क्या कहा कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उस समझौते में गांधी जी को क्या लाभ हुआ। तो इसने कहा गांधी जी को लाभ सिर्फ मिला सांत्वना पुरस्कार। मतलब आप सब जानते हैं ना कि जब कुछ हो जाता है ना हम सांत्वना देना चाहते हैं, मतलब एक तरह से इसने क्या किया, मजाक उड़ाया। उसने कहा इसमें गांधी जी की विशेष लाभ नहीं थी, विशेष लाभ तो अंग्रेजों का हुआ। तो इसने दोस्तों आप याद रखेंगे इसलिए इस स्टेटमेंट को कि किसने कहा था कि गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी जी के लाभ क्या थे। तो महात्मा गांधी जी के लाभ क्या थे, सांत्वना पुरस्कार। इस सांत्वना पुरस्कार वाली बात किसने की थी दोस्तों, एलन कैंपबेल जॉनसन ने की थी। कहां पर की थी, जब यह इरविन का जीवनी कार, मतलब इरविन की जब यह जीवनी लिख रहा था तो उस दौरान दोस्तों इसने इस बात को स्वीकार
किया था। यानी जो 5 महत्वपूर्ण समझौते अभी आपने पढ़ा दोस्तों, इस 5 महत्वपूर्ण समझौते में ज्यादातर लाभ किसको मिला? इसके अनुसार दोस्तों ज्यादातर लाभ किसको मिला? अंग्रेजों को ही फायदा हुआ। गांधी जी को तो सिर्फ सांत्वना पुरस्कार मिला, क्योंकि आपने देखा ना कि सभी युद्धबंदियों में उन्होंने सिर्फ अपने शर्तों वाली बात की, सिर्फ हिंसा का आरोप जिन पे नहीं लगा था उनको रिहा किया। महत्वपूर्ण व्यक्ति तो क्या थे? जेल में ही बंद रहे, क्योंकि सब पे क्या करते थे अंग्रेज? हिंसा का आरोप लगा देते थे। तो जो महत्वपूर्ण लोग थे दोस्तों वो तो जेल में ही बंद रह गए। हालांकि उस दौरान सबके सब महत्वपूर्ण थे, चाहे कोई छोटा काम कर रहा हो चाहे बड़ा, अगर वह देश के लिए सब हर कोई लड़ रहा था, हर कोई चाह रहा था कि हमारा देश स्वतंत्र हो। लेकिन अंग्रेज क्या थे? अपने हिसाब से चीजों को करते गए। तो इसलिए सांत्वना पुरस्कार वाली स्टेटमेंट आप बहुत अच्छे से दोस्तों याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, वायसराय इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा कब किया था? 26 जनवरी 1931 को जेल से रिहा किया था। यानी यह बात है दोस्तों गांधी इरविन समझौते के पहले की। अभी आपने दोस्तों ऊपर पढ़ा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931 को। तो आप इस डेट को दोस्तों भूलेंगे नहीं, 1931 5 मार्च को दोस्तों क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। इस समझौते से पहले क्या होता है दोस्तों? गांधी जी क्या थे? जेल में बंद थे। तो 26 जनवरी 1931 को क्या होता है? इसी वायसराय इरविन ने क्या किया था दोस्तों? गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया था। यानी गांधी जी को जेल से क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। उसके बाद दोस्तों ये सब समझौते होते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है जो एग्जाम में आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है, तो देखिए उसको भी। देखिए वर्ष 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्या होता है दोस्तों? प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक कौन थे? वह थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो आप इस नाम को भूलिएगा नहीं दोस्तों, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली क्या थे दोस्तों? देखिए 1930 में क्या होता है दोस्तों? 1930 के आसपास क्या होता है? पेशावर कांड होता है। जैसे अभी आपने देखा ना दोस्तों कि इसके पहले जो कुछ हो रही घटनाएं, हर एक घटनाओं को कोई कांड या कुछ उपद्रव विद्रोह के नाम दे दिया जाते थे। तो 1930 में एक कांड होता है पेशावर कांड। आप इसको याद रखेंगे। पेशावर कांड कब हुआ था दोस्तों? 1930 में, 1930 में। तो इस पेशावर कांड के मुख्य नायक कौन थे? मतलब जिसने इस कांड को मतलब नेतृत्व किया था, तो वह कौन थे दोस्तों? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। यह क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आप वनडे का कोई पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस कांड के नायक थे? तो दोस्तों यह किस कांड के नायक थे? या थे पेशावर कांड के नायक थे। तो आप इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था? तो उन्होंने फिर महत्व दिया दोस्तों रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया। तो आप इसको याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये स्टेटमेंट पूछा गया था एक बार कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद, यानी जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था दोस्तों, क्या हुआ था ना, गांधी जी ने देखिए इरविन समझौते में ही कह दिया था कि अब हम इस आंदोलन को स्थगित करते हैं। तो क्या होता है इसके बाद गांधी जी फिर क्या किए? किस चीजों पर महत्व देते हैं? तो गांधी जी दोस्तों इसके बाद रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व देते हैं। यानी आप कहते हैं ना कि कोई आप प्रोडक्टिव काम करिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं बैठा हूं, मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन काम करने का मतलब होता है ना कि आप कुछ प्रोडक्टिव काम करिए ना। कोई काम करने का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसा काम करिए जिससे कुछ लाभ हो। इसका मतलब ये नहीं आप बस ऐसे ही कोई काम कर देने जा रहे हैं जिसका कोई लाभ ही ना हो। तो उसके बाद क्या होता था? गांधी जी जो काम कार्य करते हैं वह रचनात्मक कार्यक्रमों पे फोकस करते हैं, मतलब प्रोडक्टिव वर्क पे क्या करते हैं दोस्तों? फोकस करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको ये बहुत बेहतरीन से समझ में आ गया होगा कि गांधी इरविन समझौता क्या था और गांधी इरविन समझौते में 5 पॉइंट क्या थे जो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद आपकी एग्जाम की अकॉर्डिंग कौन सी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है या किस तरह से आपको बुक का अध्ययन करना चाहिए। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। गांधी इरविन समझौते की भी बातें समझ में आ गई होंगी, और ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया दोस्तों, यह भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है, उस कराची अधिवेशन की महत्वपूर्ण फैक्ट क्या थी या क्या क्या क्वेश्चन आपसे बन जाता है। तो आप उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों देखते रहिए, वीडियो को सुनते रहिए और चीजों को नोट डाउन करते चलिए। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं कांग्रेस के कराची अधिवेशन की। तो आप सब जानते हैं दोस्तों कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब होता है? मार्च 1931 में होता है। तो आप इस डेट को मत भूलिएगा, 26 से 31 मार्च 1931 के बीच होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, तब यह हुआ था 1931 में, यानी 1931 में हुआ था, मार्च 1931 में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस कांग्रेस के कराची अधिवेशन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देना। तो अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है, यानी कांग्रेस का मतलब आपको पहले ही बताया गया दोस्तों,
इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको शॉर्टकट में दोस्तों बोला जाता है आईएनसी। इस आईएनसी का जो कराची अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन का भी एक उद्देश्य होता है। नहीं तो आप सब जानते हैं ना दोस्तों, इसे कांग्रेस का अधिवेशन कब होता है? दिसंबर में होता है, लेकिन आप देख रहे हैं मार्च 1931 में ही हो गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? अभी जो आपने पढ़ा ऊपर कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसी गांधी इरविन समझौते को दोस्तों मंजूरी देखने के लिए क्या किया गया था? कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। अब इस कराची अधिवेशन के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यह नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है, इस कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष आप याद रखेंगे दोस्तों, इस कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अब इसमें देखते हैं हम दोस्तों, इस कराची अधिवेशन में कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए या क्या बातें कही गई। तो देखिए इसमें क्या हुआ दोस्तों, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित क्या किया गया? प्रस्ताव को पारित किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था मार्च 1931 में दोस्तों, जिसमें कौन से प्रस्ताव को पारित किया गया, यानी कौन से ऐसे प्रस्ताव लाए गए थे जो इस अधिवेशन के दौरान पारित किए गए? तो देखिए इसमें क्या किया गया दोस्तों, मौलिक अधिकारों का मतलब समझते हैं ना दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। जब भारतीय राज्य व्यवस्था आप जो अगर देख रहे होंगे दोस्तों वीडियो को, तो उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों, जो भी कुछ नेशन के डेवलपमेंट के लिए, किस तरह से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जो कुछ कार्यक्रम संबंधित थे, उस तरह के प्रस्ताव कहां से पारित किए गए? कराची अधिवेशन। तो आप इसका कीवर्ड याद रखेंगे कि कराची अधिवेशन में क्या किया गया था? मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित क्या किया गया? प्रस्ताव को पारित किया गया। तो आप ये क्वेश्चन दे दिया जाता है दोस्तों, स्टेटमेंट में क्या होता है? मौलिक अधिकार दे देगा, मौलिक अधिकार के साथ कुछ और लिख देगा, या स्टेटमेंट में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम देगा, मौलिक अधिकार नहीं देगा, तो उस तरह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप याद रखेंगे मौलिक अधिकार प्लस राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो आप कीवर्ड अगर आप याद रखेंगे दोस्तों, तो आपसे एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि आपके एग्जाम जो होते हैं दोस्तों, आप सब जानते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 में से आपको एक सही करना होता है। तो वहां पर दोस्तों क्या होता है, इसी तरह की चीजें काम आती है। अगर आपको सीधे याद है तो आप कर ले जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों, इसी दौरान क्या होता है, गांधी जी का एक स्टेटमेंट आता है। गांधी जी क्या कहते हैं कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। यह स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है, कि जो गांधी जी का स्टेटमेंट है कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। अब गांधीवाद यानी गांधी जी की जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, वो लगभग 5-10 मिनट में समझाने लायक है ही नहीं है। गांधीवाद का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपको कम से कम 2-3 घंटे बहुत बेहतरीन तरीके से देने पड़ेंगे, वो भी तब जब आप गांधी जी की सारी चीजों को समझते होंगे। पूरा राष्ट्रीय आंदोलन, पूरा इतिहास आपने बेहतरीन तरीके से, कहने का मतलब बेहतरीन तरीके का मतलब ये नहीं कि आपको सब रटी हो, आपकी एक कॉन्सेप्चुअल अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना, तब आप गांधीवाद को समझ सकते हैं। यहां देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या कहा कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। मतलब गांधी तो एक व्यक्ति ना, गांधी एक शरीर है, या तो कभी भी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। यानी गांधी जी के जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत हैं, जो विचार है समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, यह विचार कभी नहीं मर सकता। आप सिंपल में यहां बस थोड़ी सी देर में आप इसको इतना समझ लीजिए कि गांधीवाद नहीं, मतलब गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि गांधी जी तो एक व्यक्ति है ना, एक शरीर है, हर एक व्यक्ति का मृत्यु होता है, हर कोई जन्म लिया है तो मरेगा, तो इसलिए गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद नहीं। लेकिन गांधी जी कहते थे जो उनका प्रिंसिपल है, जो उनका सिद्धांत है, जो उनका लोगों के लिए सब कुछ करने की योजना है, जो उन्होंने नियम कानून बना रखे हैं, उसमें वो समझौता नहीं करने वाले। मतलब गांधीवाद जो है उससे वह पीछे नहीं हटने वाले। वो जानते ना, वो अहिंसा पे जोर देते थे, सत्य पे जोर देते थे। तो उनका कहने का मतलब था समाज से अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करना चाहते थे। तो इस तरह की जो उनकी सोच थी, जो विचारधाराएं थी, उनका यही कहना था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो आप यहां दोस्तों इस स्टेटमेंट का बस इतना समझ लीजिए कि यह स्टेटमेंट गांधी जी ने कब कहा था। इसी कराची अधिवेशन के दौरान इन्होंने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। और बाकी गांधीवाद के बारे में दोस्तों आप किसी दिन बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें और क्या होता है। इसमें दोस्तों देखिए, प्रथम अवसर ऐसा आता है जब कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया जाता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है, यह पहला अवसर था जिसमें कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया जाता है। यह भी स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था दोस्तों, वह कैसा अवसर था? प्रथम अवसर था जिसमें कांग्रेस ने क्या किया? पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया। पूर्ण स्वराज का मतलब पूर्ण तरह से स्वतंत्रता,
पूर्ण स्वराज का मतलब होता है हमको आज़ादी दीजिए, हमको स्वतंत्रता करना है। इसको परिभाषित मतलब इसकी व्याख्या बहुत बेहतरीन तरीके से पहली बार दोस्तों कहाँ होती है, इसी कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है 1931 में, तो इसमें इस बात को किया जाता है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज से संबंधित जो प्रस्ताव दोस्तों उसको परिभाषित किया जाता है, उसको बताया जाता है कि पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या होता है। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है दोस्तों हमें पूरी तरह से आज़ादी, जैसे आप देख रहे हैं आज भारत देश पूरी तरह से स्वतंत्र है, यानी 1947 से आप देख रहे हैं दोस्तों 1947 से क्या है, भारत पूरी तरह से आज़ाद है। तो इसी आज़ादी का मतलब जो था दोस्तों वो यहां पर परिभाषित किया गया था कि पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमें इस तरह की आज़ादी चाहिए, अंग्रेज इस देश को छोड़ के जाए, हमारे यहाँ के ही लोगों, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि दोस्तों क्या करेगी, यहाँ की सरकार बनाएगी और यहाँ पर लोगों का जो क्या है प्रशासन शासन व्यवस्था चलेगा। और हम देखते हैं दोस्तों इस कराची अधिवेशन से संबंधित क्या महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आता है। तो देखिए मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर जो संकल्प था दोस्तों यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित किया गया था। अभी आपने दोस्तों पढ़ा कि इसमें प्रस्ताव किस पे लाया गया था, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव लाया गया था। तो इस प्रस्ताव को किसने प्रारूपित किया था दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू। यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इन्होंने इसको प्रारूपित किया था। मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित जो संकल्प था, इस संकल्प को दोस्तों किसने प्रारूपित किया था, तो इसी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। आप जानते हैं दोस्तों यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप जानते हैं ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही भारत के क्या होते हैं प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इनका योगदान दोस्तों आप देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो आप जो कुछ यहाँ चुनाव लड़ने के लिए जो एक्टिविटीज होती है ना, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आप सब समझदार व्यक्ति हैं। आप सब जानते हैं कि मतलब चुनाव में ऐसे कटाच चौटाच चलते रहती है, तमाम पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती रहती हैं, तो उसको आप यहां से नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी क्या था दोस्तों, देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने दोस्तों उस दौरान क्या किया था, मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर जो संकल्प लाया गया था, इस प्रस्ताव को इन्होंने क्या किया था दोस्तों, प्रारूपित किया था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है, इस कराची अधिवेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझा होगा। अब एक स्टेटमेंट और मिलता है दोस्तों, जो कराची अधिवेशन होता है, इस स्टेटमेंट का एक और मिलता है दोस्तों, क्या होता है देखिए, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन 1931 में होता है, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने दोस्तों क्या कहा, महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा की बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे दोस्तों कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा था कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया था दोस्तों, यह स्टेटमेंट दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है 1931 में, इसी क्या होता है अधिवेशन के दौरान दोस्तों एक स्टेटमेंट अभी आपने पढ़ा ना, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, या गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो अधिवेशन था यह महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा था। पराकाष्ठा का मतलब सर्वोच्च बिंदु था, इससे बड़ा बिंदु कोई हो ही नहीं सकता। पराकाष्ठा का मतलब होता है ना एक सर्वोच्च बिंदु, या महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान का मतलब उनके लिए जो लोगों के बीच जो पॉपुलर हो रहे थे, जो उनके प्रति लोगों के अंदर रिस्पेक्ट की भावना आ रही थी, सम्मान की भावना आ रही थी, या इसका चरम बिंदु था यानी पराकाष्ठा था। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था दोस्तों, तो आप याद रखेंगे यह स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो यह भी स्टेटमेंट आपसे बहुत पूछा जाता है, तो उम्मीद है दोस्तों आप इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। तो आज उम्मीद है दोस्तों कि आपको कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था और जो गांधी इरविन समझौता था, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को समझा होगा, चीजों को नोट डाउन किया होगा। आप सब जानते हैं दोस्तों इससे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, सब जो है कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों तरह के टॉपिक्स आते हैं दोस्तों। तो यहां आप एक एक पॉइंट एक एक शब्दों को याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी कीवर्ड से ही गलतियां हो जाती हैं। आप वहां छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वहां पर गलती हो जाती है। तो आप सब क्या करेंगे दोस्तों, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या करते रहेंगे, आप अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपना रिविजन करते रहेंगे, अपने बैक ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते रहेंगे। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका जो भी टारगेट हो, आप जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हो, आप हर एक चीज के लिए जानते हैं ना, एग्जाम होना है, एग्जाम होना है तो उसका सिलेबस होगा, सिलेबस होगा तो बैक ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। तो आप क्या करिए, उससे चीजों को पता करिए और अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। यही सिलेक्शन का सबसे बेस्ट माध्यम होता है। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। आप हार्डवर्क कर लेंगे, हार्डवर्क के साथ साथ क्या कर सकते हैं, आप स्मार्ट वर्क करिए। केवल आपको कठोर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप स्मार्ट तरीके से मेहनत करिए। जैसे जानते हैं ना, आप कुछ देखे होंगे कोई काम कोई बहुत ज़्यादा समय ले लेता है और उसी काम को कोई कम समय ले लेता है, क्योंकि वह स्मार्ट तरीके से करता है। तो आप सब दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और अपने टारगेट को, अपने एग्जाम को हमेशा अपने दिमाग में लेके चलेंगे। तो दोस्तों बस चलते चलते आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों स्टडी विथ राम, आप सब जानते हैं दोस्तों इस यूट्यूब चैनल के बारे में, आप सब
परिचित हो चुके हैं। अब दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को स्टडी विथ रामा को दोस्तों आप क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके भाई बहन में जो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जहां पर सामान्य अध्ययन या सामान्य नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जनरल स्टडी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप उन तक वीडियो को शेयर कर देंगे दोस्तों, ताकि उनकी भी तैयारी को मजबूती मिलते रहे और दोस्तों हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करता है कि हम इतने लोगों के लिए कुछ सहयोग कर पा रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए, उनके सिलेक्शन के लिए, उनके फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो हम योगदान दे पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले टॉपिक्स पर दोस्तों किसी नए क्लास को लेकर अगले दिन। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।